Hello everyone, this is part 8 of class 10th history chapter 2 nationalism in India the sense of collective belonging। तो देखो नेशनलिज्म जो है ना वो लोगों में तब फैला जब लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि वो सेम नेशन का पार्ट है। जब वो लोग आपस में ना एक ऐसी यूनिटी को ढूंढने लग गए, खोजने लग गए जो कि एक उनको आपस में बांधती है। लेकिन फिर भी देखो ये जो नेशन है ये लोगों के दिमाग में रियलिटी कैसे बना, किस तरह से जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रीजन्स के थे, उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। तो ये जो सेंस है ना कलेक्टिव बिलोंगिंग की, ये एक तरह से जो एक्सपीरियंसेस थे ना उनके यूनाइटेड स्ट्रगल में उनसे भी आई है। लेकिन देखो साथ ही साथ कल्चरल प्रोसेसेस जो कि अलग अलग वैरायटी के थे, इनके थ्रू भी ना लोगों के मन में नेशनलिज्म आया है। जैसे कि हिस्ट्री या फिक्शन हो गई, फोकलोर और सॉन्ग्स हो गए, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स हो गई, इन सभी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशनलिज्म बनाने में। तो देखो ये जो नेशन की आइडेंटिटी है, हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि कैसे एक इमेज का यूज करते थे, फिगर का यूज करते थे एक नेशन को दर्शाने के लिए। ये सब शुरू हो गया था। तो ये जो इमेज वगैरह होती है ना, तो ये इमेज एक तरह से लोगों को अपना नेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो 20th सेंचुरी में ना नेशनलिज्म की ग्रोथ के साथ जो आइडेंटिटी है ना इंडिया की, उसको एक तरह से भारत माता की इमेज के साथ एसोसिएट करने लग गए थे लोग। जो इमेज और ये जो इमेज है ना सबसे पहले बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में। उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। तो ये एक हिम था मदरलैंड को डिवोटेड, मतलब एक स्तोत्र था मदरलैंड को डिवोटेड। तो देखो बाद में इन्होंने इसको अपनी नॉवल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया और वाइडली इसको बहुत ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल बंगाल में चल रहा था ना उसमें गाया जाता था। तो स्वदेशी मूवमेंट से ही काफी इंस्पायर्ड होकर अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भी उनकी फेमस इमेज जो भारत माता की थी उसको पेंट किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्वी फिगर की तरह दिखाया हुआ है, तपस्वी की तरह जो कि बहुत ज्यादा काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल है। तो उसके बाद के कुछ सालों में जो भारत माता की इमेज है ना इसने अलग अलग फॉर्म्स ले ली, क्योंकि इसको सर्कुलेट किया जाता था पॉपुलर प्रिंट्स में और अलग अलग आर्टिस्ट इसको पेंट करते थे इमेज को। तो मदर फिगर को जो डिवोशन था ना वो एक तरह से एक नेशनलिज्म, एक व्यक्ति के नेशनलिज्म का एविडेंस बन के उभरने लग गया था उस टाइम पर। तो देखो आइडियाज जो थे ना नेशनलिज्म को लेकर, वो एक तरह से एक मूवमेंट जो कि इंडियन फोकलोर को फिर से रिवाइव कर दे, उसके थ्रू भी आई है नेशनलिज्म के आइडियाज। लेट 19th सेंचुरी इंडिया था ना उस टाइम पर। तो नेशनलिस्ट लोगों ने जो फोक टेल्स जिनको कोई भी बार्ड्स मतलब कवि लोग गाते थे उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो विलेज विलेज घूमे था, मतलब विलेजेस में घूमने लगे ताकि वो लोग फोकलोर्स और लेजेंड्स को रिकॉर्ड कर सके, इकट्ठा कर सके। ये जो टेल्स होती थी ना उनका मानना था कि यही एक ट्रू पिक्चर देती है ट्रेडिशनल कल्चर की, जो कि आउटसाइड फोर्सेस के आने के कारण ना डैमेज हो चुकी है, करप्ट सी हो चुकी है। तो इसीलिए काफी जरूरी है कि इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया जाए ताकि ना लोगों की जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो एक तरह से डिस्कवर कर सके लोग, और फिर से एक अपने खुद के पास्ट में लोगों को प्राइड आने लगे, अपने भूतकाल पर लोग गौरव करने लगे। तो बंगाल में देखो रविंद्रनाथ टैगोर खुद से अलग अलग खुद से उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स या फिर मिथ्स ये सब को कलेक्ट करने लगे ताकि वो ना एक फोक रिवाइवल कर सके। मेड्रॉस में देखो नतेशा शास्त्री, इन्होंने एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोकलोर्स का, जिसका नाम था देखो द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, इसको पब्लिश किया। क्योंकि इनका मानना था कि फोकलोर जो है ना वो नेशनल लिटरेचर है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। उनका मानना था कि ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन है लोगों के रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब इनके थ्रू एकदम सही से दर्शाया जा सकता है। तो जैसे जैसे देखो नेशनल मूवमेंट बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा, तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो होते थे ना ये ऐसे आइकन्स या सिंबल्स का बहुत ज्यादा अवेयर होने लग गए, क्योंकि इनकी हेल्प से वो लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डाल सकते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था ना, एक ट्राई कलर फ्लैग इसको भी डिजाइन किया गया। तो इस ट्राई कलर फ्लैग में 8 लोटसेस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक क्रेसेंट मून भी था जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था। तो ये भी एक ट्राई कलर फ्लैग था। इसमें कौन कौन से कलर थे? रेड, ग्रीन और व्हाइट। और इसमें ना एक सेंटर में स्पिनिंग व्हील था जो कि गांधी जी का आइडिया था ना सेल्फ हेल्प का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एक तरह से इस फ्लैग को पकड़कर ऊंचा रख के मार्च करना ना एक तरह से डिफायंस का सिंबल बन गया था, मतलब कि हम ब्रिटिशर्स को नकारते हैं, इस तरह की बातों का सिंबल बन गया था। और साथ ही साथ देखो नेशनलिज्म बनाने का एक और भी तरीका था, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में लाने का एक और भी तरीका था, वो था हिस्ट्री की री इंटरप्रिटेशन।
तो देखो 19 सेंचुरी के एंड से ही ना काफी इंडियंस जो थे वो ना उन काफी जो इंडियंस थे ना उन्होंने ऐसा फील करना शुरू कर दिया था कि एक सेंस ऑफ प्राइड जो है ना नेशन का वो भरना पड़ेगा लोगों में। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। देखो ब्रिटिशर्स कैसे देखते थे, ब्रिटिशर्स को इंडिया बैकवर्ड और प्रिमिटिव लगते थे, इंडियंस बैकवर्ड और प्रिमिटिव जो कि खुद को गवर्न नहीं कर सकते। तो इसके रिस्पॉन्स में ना इंडियंस ने अपने पास्ट को देखना शुरू किया जिसमें वो इंडिया की अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स को डिस्कवर कर सके। उन्होंने देखो अपने ग्लोरियस डेवलपमेंट्स जो कि उन्होंने पास्ट में की है एंशियंट टाइम्स में, जब आर्ट और एग्रीकल्चर, साइंस और मैथमेटिक्स, रिलीजियन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, इन सभी में इंडिया की भी काफी डेवलपमेंट्स रही है। तो इन सब के बारे में लिखने लगे। क्राफ्ट ट्रेडिशन, ये जब एंशियंट इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, उन सब के बारे में लिखा। तो उनका मानना था कि ये एक ग्लोरियस टाइम था जो कि बाद में डिक्लाइन आया इंडिया का, जब इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया गया। तो देखो ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज होती थी ना, लोग इनको पढ़ते थे तो उनके अंदर भी इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स रही है पास्ट को लेकर उसके बारे में गौरव आता था। और जो उनको इंस्पायर भी करती थी कि वो ना जो माइजरेबल कंडीशंस है ना उनकी लाइफ के ब्रिटिश रूल के अंदर, उसके खिलाफ स्ट्रगल करे। तो ये जो एफर्ट्स रहे थे लोगों को यूनाइट करने के, इनमें ना काफी प्रॉब्लम भी आई। जब भी देखो किसी के पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, सपोज हिंदू के पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या फिर इमेजेस जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हिंदू आइकोनोग्राफी से ली हुई है, तो दूसरी कम्युनिटीज लेफ्ट आउट फील करती थी। कंक्लूजन, तो देखो एक ग्रोइंग एंगर उस टाइम पर कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा था। तो इसी के कारण अलग अलग ग्रुप्स जो थे या अलग अलग क्लासेस थी इंडियंस की, वो एक कॉमन स्ट्रगल में आ रहे थे ताकि उनको ना 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ही फ्रीडम मिल सके। तो कांग्रेस जो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर थी ना, उन्होंने लोगों की अलग अलग शिकायतों को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो कि इंडिपेंडेंस लाए उसमें ऑर्गेनाइज किया एक मूवमेंट की फॉर्म में। तो इस तरह के मूवमेंट्स के थ्रू ही ना नेशनलिस्ट ने कोशिश की है कि एक नेशनल यूनिटी लोगों के बीच में आ सके। लेकिन देखो जैसा कि हमने देखा है कि अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस जो कि इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे ना, उनकी अलग अलग इच्छाएं या एक्सपेक्टेशन रहती थी। तो क्योंकि लोगों की अलग अलग शिकायतें थी, तो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम का ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब था। कांग्रेस ने कंटिन्यूअसली कोशिश की है कि ये डिफरेंसेस जो लोगों के बीच में इनको कम कर सके और ऐसा इंश्योर कर सके कि एक ग्रुप की डिमांड से है ना उससे दूसरा ग्रुप एलियनेटेड ना फील करे, अलग अलग फील ना करे। तो देखो इन्हीं सब चीजों के बीच में कभी कभी देखो मूवमेंट के बीच में यूनिटी टूट भी जाती थी, क्योंकि एक की डिमांड मान ली या फिर तो दूसरा नाराज, इस तरह की बातों से एलियनेटेड फील करते थे ना। तो कांग्रेस की जो एक्टिविटी होती थी या फिर नेशनल यूनिटी जो होती है ना, ये एक तरह से डिसयूनिटी, लोगों के बीच में बार बार डिसयूनिटी हो जाती है या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, इस तरह का फेज था वो उस टाइम का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक नेशन के थ्रू की तरह जब हम उभर के आ रहे थे ना, तो इस नेशन में काफी अलग अलग वॉइसेस थी जो कि कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मानती थी। एक वॉइस थी पीजेंट्स की, तो एक थी रिच कम्युनिटीज की, इस तरह से अलग अलग वॉइसेस थी जो कि फ्रीडम की डिमांड साथ में ही कर रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।